नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। द्वितीय खंड में लुप्त जंतु शास्त्र, जो कि विकासवाद के ऊपर चर्चा छिड़ी है। आगे लेखक महोदय तीसरी बात लिखते हैं, पशुओं की मम्मी भी मिली हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व बर्फ के पड़ने से बहुत से प्राणी ज्यों के त्यों दब गए थे और आज भी कभी कभी मृत किंतु ताजे शरीर की दशा में मिल जाते हैं। मिल जाएं, यह विषय हमारे इस प्रकरण में बाधक नहीं है। एक प्रकार से साधक तो है, क्योंकि उस जमाने का कोई ऐसा प्राणी नहीं मिलता कि कड़ी बिठलाई जा सके। चौथी बात, पृथ्वी की तहों के हिसाब से प्राणियों के युगों की कल्पना की जाती है, परंतु विज्ञान की यह अधूरी शाखा भी विकासवाद को कभी हरा भरा न होने देगी। अब तक पृथ्वी की तहों की आयु का ठीक ठीक हिसाब नहीं बैठा। पिछली पृष्ठों में हम दिखला आए हैं कि पृथ्वी की आयु निकालने में कितना मतभेद है। यदि भूगर्भवादी थोड़ा समय बतलाते हैं तो रेडियम वाले उसे बहुत अधिक कहते हैं और तीसरे बीच ही में गोते खाते हैं। हमारा विश्वास है कि यह हिसाब कभी भी सही नहीं होगा। यह जब कभी इन विधियों से निश्चित किया जाएगा तब अनुमान पर ही कल्पित होगा, परंतु स्मरण रखना चाहिए कि सही आयु हमेशा जन्मपत्र इतिहास से ही जानी जाती है, कल्पना से नहीं, दांत बाल देखकर नहीं। तहों में दबे हुए प्राणियों का अंतर जानने के लिए उचित था कि तहों की आयु सही होती, परंतु जब पृथ्वी की ही आयु निश्चित नहीं है तब एक तह के बाद दूसरे तह वाले प्राणी कितने दिन में हुए यह जानने का अब और कौन सा साधन हो सकता है। विज्ञान वेत्ता यह नहीं कह सकते कि मनुष्य का प्रादुर्भाव कितने वर्ष पूर्व हुआ और उसके पूर्व नर वानरों वन मनुष्यों को हुए कितने दिन हुए। अर्थात विकासवादियों के पास समस्त कड़ियों की वर्ष संख्या मिलाकर पृथ्वी की आयु के साथ मेल बैठाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अमुक बनावट किन साधनों से होती है और वे साधन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं, ये बातें अब तक वर्तमान वैज्ञानिकों को नहीं सूझी। यदि विज्ञान को जगत की रचना के कारणों का ज्ञान होता तो पृथ्वी की आयु तुरंत ही निकल आती, परंतु ये सब बातें मनुष्य के मस्तिष्क से सही निकल ही नहीं सकती। अतः कल्पना द्वारा निकाला हुआ समय विश्वास योग्य नहीं है। अगस्त सन 1923 के थियोसॉफिकल पाथ में हैंसन ने लिखा है कि नेवादा में जॉन टी रीड को एक आदमी का पदचिह्न और एक अच्छी प्रकार बना हुआ जूते का तला मिला है, जिसे वह अपने चट्टान विषयक भूगर्भ विद्या संबंधी ज्ञान से 50 लाख वर्ष का पुराना बतलाता है। इसमें ऐसी सिलाई, धागों के मरोड़, सीने के छेद और धागों के माप मिले हैं जो आजकल के अच्छे से अच्छे बने हुए जूतों से पक्के और सूक्ष्म हैं। इस वर्णन से तो प्रकट होता है कि 50 लाख वर्ष पूर्व तो मनुष्य जूते पहनता था और लोहे की सुई बनाने, सूत बनाने और जूते को नापकर सिलाई करने का ज्ञान प्राप्त कर चुका था। विकासवाद के अनुसार तो यह ज्ञान उसको धीरे धीरे बहुत दिन में आ पाया होगा, इसलिए उसकी उत्पत्ति का समय इस जूता के काल से बहुत दिन पूर्व ही मानना चाहिए। इस विचार के अनुसार हम यदि मनुष्य की उत्पत्ति को 1 करोड़ वर्ष पूर्व माने और हैकल की हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन के पृष्ठ 295 पर लिखी हुई प्राणियों की कड़ियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति माने और प्रत्येक कड़ी को 1 करोड़ वर्ष का समय दें, तो प्रथम प्राणी की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति तक 22 करोड़ और आज तक 23 करोड़ वर्ष होते हैं। तो इस विषय में मोनेराट सिंगल कॉल्ड primeval animals, 3 many celled primeval animals, 4 ciliated planeda, 5 primeval intestinal animals, castrata, 6 gliding worms, Turbellaria, 7 soft worms, Scolecida, 8 sac worms, Hametega, 9 are
क्रैनिया, 10 मोनोहरीना, 11 primeval fish, Selaci, 12 salamander fish, Pipneusta, 13 gill amphibia, Sojobrancea, 14 tailed amphibia, Sojura, 15 primeval amniota, Protamnia, 16 primary mammals, Promammalia, 17 marsupialia, 18 semi-apes, Promisia, 19 tailed narrow-nosed apes, 20 tail less narrow-nosed apes, man-like apes, Pithecanthropus, speechless or ape-like man, 12 talking man। लोकमान्य तिलक के गीता रहस्य में डॉक्टर गेड़ा की साक्षी से लिखा है कि मछली से मनुष्य होने में 53,75,000 पीढ़ियां बीती। इतनी ही पीढ़ियां अमीबा से मछली होने में भी बीती होंगी, अर्थात अमीबा से आज तक लगभग 1 करोड़ पीढ़ियां बीत चुकी। कोई पीढ़ी 1 दिन और कोई 100 वर्ष जीती है। यदि सबका औसत 25 वर्ष मान लें तो इस हिसाब से भी प्राणियों के प्रादुर्भाव के समय को आज तक 25 करोड़ वर्ष होते हैं। यह तो निश्चित ही है कि पृथ्वी के हो चुकने के करोड़ों वर्ष बाद प्राणी हुए और प्राणियों की उत्पत्ति से आज तक 23 करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसी अवस्था में यह संख्या विज्ञान और विकासवादियों की लगाई हुई संख्या से बहुत आगे निकल जाती है। विकासवाद के कर्ता विकासवाद में पृथ्वी की उन तहों की आयु जिनमें प्राणी हैं केवल 10 करोड़ वर्ष की लिखते हैं। ऐसी दशा में यह विकास समय की दृष्टि से कितना लचर है यह स्पष्ट है। 5वीं बात बता रहे हैं, पहले बिना हड्डी वाले फिर हड्डी वाले प्राणी हुए, अर्थात पहले सादी फिर क्लिष्ट रचना के प्राणी हुए। सच पूछा जाए तो विकासवाद में इतनी ही तो सत्यता है जिसको बार बार लिखा जाता है। कौन कहता है कि पहले सादी रचना के प्राणी नहीं हुए? हम तो कहते हैं कि पहले सादी रचना के प्राणी हुए, परंतु सादी से हमारा अभिप्राय अमीबा नहीं किंतु वनस्पति है। अमीबा सादी रचना का प्राणी नहीं है, वह तो बड़ा ही क्लिष्ट रचना युक्त है। अपने शरीर में प्रत्येक स्थान से छिद्र कर लेना क्या कोई सहज बात है? अमीबा सादी रचना का नहीं है, सादी रचना की तो वनस्पति है। अतः वह पहले हुई, उसके बाद पशु हुए, फिर मनुष्य हुए। पशुओं में भी मांसाहारियों से पहले घास खाने वाले हुए। मांसाहारी जलचर, नभचर और स्थलचर तथा कीटों में भी पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक प्रकार के पशुओं में मांसाहारी पहले नहीं हुए। इस प्रकार से सादी और क्लिष्ट रचना का यदि अभिप्राय हो तो हमें स्वीकृत है, क्योंकि हम तो भोग्य को सादी और भोक्ता को क्लिष्ट कहते हैं। निचली तहों में हड्डियां नहीं मिलती, इससे यह कहा जाता है कि पहले हड्डी वाले नहीं हुए। हम कहते हैं कि इस सिद्धांत में बहुत दम नहीं है। पृथ्वी के दबाव से निचली तहें पिघल जाती हैं और उनके साथ ही हड्डियां भी पिघल जाती हैं। यह बात विकासवाद पृष्ठ 123 पर ही लिखी हुई है। अतः निचली तहों में हड्डियां नहीं मिलती, इसलिए पहले हड्डियां नहीं थी, यह स्थापना ही गलत है। यदि हम मान भी लें कि पहले बिना हड्डी वाले ही हुए तो इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि बिना हड्डी वाले ही हड्डी वाले हो गए। ऊपर हम अनेक प्रमाणों से लिखाए हैं कि हड्डी आप ही आप पैदा नहीं हो सकती, अतः बिना हड्डी वाले से हड्डी वाले उत्पन्न ही नहीं हो सकते। ऐसी दशा में इससे भी विकासवाद को कुछ लाभ नहीं हो सकता। 6ठी बात, यदि जिस समय जो प्राणी थे अपनी उपजातियों के साथ वही थे और भीमकाय थे, यदि यह बात सत्य हो तो उनसे पहले पैदा हुए प्राणियों को होना ही नहीं चाहिए। किंतु सबसे प्रथम उत्पन्न हुए एक कोष्ठ के प्राणी भी अब तक विद्यमान हैं और अंतिम प्राणी मनुष्य से भी अधिक हैं। इससे भी ऊपर की बात सत्य ज्ञात नहीं होती। पृथ्वी के खोदने से भी यह बात नहीं पाई जाती। जिस तह में जो हड्डियां पाई जाती हैं वह तह इस सिद्धांतानुसार उस प्रकार के जंतुओं से पटा रहना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से खोदने पर भी बहुत थोड़े जंतु एक प्रकार के मिलते हैं। रहा दीर्घकाय प्राणियों का होना,
इसे हम भी सत्य मानते हैं। हमारा भी विचार है कि प्रारंभिक प्राणियों में कुछ योनियां बहुत बड़े शरीर वाली थीं, किंतु यह सिद्धांत तो विकासवाद के विरुद्ध है। विकास तो बहुत छोटे छोटे प्राणियों से आरंभ मानता है। छोटे प्राणी एकदम ऐसे दीर्घकाय हो गए कि छिपकली 80 मन की हो गई। वृक्ष ऐसे बढ़े कि खदानों से कोयला देने वाले पहाड़ बन गए, परंतु उसी नियम से आरंभिक मनुष्य की लाशें ऐसी न मिली जो कम से कम ताड़ के वृक्ष के बराबर तो होती। क्यों छिपकली बढ़ी और आदि प्राणी अमीबा न बढ़ा, तथा अंतिम प्राणी मनुष्य भी न बढ़ा? क्यों भैंस के बराबर चींटियां देखने को नहीं मिलती? आज तो जीवित प्राणियों में कोई भी प्राणी ऐसा भीमकाय नहीं है। हमारा तो विश्वास है कि जो योनियां भीमकाय थीं और जिनके वंश का अब पता नहीं मिलता, वे सपरिवार नष्ट हो गईं। किंतु विकासवाद कहता है कि ये भीमकाय प्राणी भी अमीबा का ही विकास थे और परिस्थिति प्रतिकूल होने से नष्ट हो गए। हम स्मरण दिलाते हैं कि यदि यह बात सत्य है तो विकासवाद का यांत्रिक सिद्धांत यहाँ पर असत्य ठहर रहा है। यहाँ विकास स्पष्ट मान रहा है कि दीर्घकाय प्राणी नष्ट हो गए परंतु अल्पकाय जी रहे हैं। जिस प्रकार दीर्घजीवी कछुए ने अल्पजीवी कबूतर को उत्पन्न किया, उसी प्रकार भीमकाय छिपकली ने अल्पकाय छिपकली उत्पन्न की। कछुआ तो भला कहीं कहीं पाया भी जाता है, परंतु 80 मन की छिपकली का तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। ऐसी दशा में यह यंत्रों का सुधार कहा जाएगा या बिगाड़? दीर्घ शरीर वाले प्राणी न किसी का विकास थे और न वर्तमान प्राणी किसी का ह्रास है। जिस कर्मफल के कारण जितना बड़ा शरीर जितने दिन के लिए उन्होंने पाया था, वह भोग कर वे चले गए। अब जिन शरीरों के योग्य संसार है, वे शेष बचे हुए हैं और कर्मफल भोग रहे हैं। इसमें न कहीं विकास की बात है और न कहीं ह्रास की। आगे की बात हम आने वाली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।